हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो आज का ये है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 और आज की इस क्लास का टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की थ्योरी के पार्ट को, पूरे कंप्लीट थ्योरी के पार्ट को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। बहुत सारे सवाल यहां से आपने एग्जाम में देखे होंगे और उन सारे सवालों को करने के लिए कुछ लिमिटेड थियरी के पॉइंट्स हैं जिनको एक बार आप अच्छे से कवर कर ले तो सवाल बहुत सारी वैरायटीज के बन सकते हैं। ठीक है, और ये मैं हमेशा ही इसी बात को मानता हूं कि 1000 क्वेश्चंस को करके 1000 कॉन्सेप्ट को सीखने से बेहतर है कि एक बार बैठ करके आराम से पूरे चैप्टर की जो पूरी कहानी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लगभग 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी एक बार पूरी थ्योरी को अच्छे से कवर करने से। जो भी 10-15% की प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ में वो चीजें आपको बाकी भी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब सबसे कम टाइम में अगर सबसे ज्यादा सीखना है तो हमें सबसे पहले थियरी कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। तो रोटेशनल मोशन में आज हम ऐसी ही बात करने वाले हैं। किसी भी टाइप के सवाल आपके रोटेशनल मोशन के एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। और आई थिंक कि आज वो जो यहाँ पर कलर वाली प्रॉब्लम थी वो आज नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आप लोगों ने कहा कि टाइटल जो भी होते हैं टॉपिक के आपके उसके हिंदी भी बताए जाए, तो हम साथ में हिंदी भी ऐड कर रहे हैं। घूर्णन गति, सबसे पहले हमें पढ़ना है रिजिड बॉडी के बारे में। हम देखिए आपके कमेंट्स नहीं लेंगे थोड़ी देर तक, पूरा फोकस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ लिख लिख करके आज की इसी क्लास में हमें रोटेशनल मोशन को कवर भी करना है। रिजिड बॉडी, जिसको हम हिंदी में दृढ़ पिंड कहते हैं, सिंपल सा इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पिंड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने पर उसका शेप और साइज चेंज ना हो। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके दो पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब इसकी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। बॉडी विच have no change in shape and size after applying an external force। कोई भी फोर्स अप्लाई करने के बाद
अगर बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, there is no relative displacement between the two particles of a rigid body. किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर ये खास बात है कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जितना था उतना ही मेंटेन रहेगा, जो शेप था वही मेंटेन रहेगा। तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड बोलते हैं, है ना। हालांकि ये चीज आइडियल होता है, प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसमें बिल्कुल भी चेंज ना हो, कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो नॉर्मली सॉलिड बॉडीज होती है उनको हम रिजिड बॉडी मान के चलते हैं। और जो भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड के लिए ही पढ़ेंगे, मतलब फोर्स लगाने के बाद बॉडी के शेप और साइज में चेंज नहीं होगा, ये मान के हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम यहां पर कुछ रोटेशनल या कह लीजिए एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल की बात करते हैं। एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स या कह सकते हैं रोटेशनल और लीनियर वेरिएबल्स। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अबाउट ये एक रिजिड बॉडी है, ये है रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और यहां से ये रोटेट होकर के किसी टाइम पर ये ऐसी सिचुएशन में यहां पहुंच गई। तो जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, किसी टाइम पर हमने देखा कि ये बॉडी इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जा रही है, तो जरा आप देखिए इसके कुछ एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर लें, इसका नाम है पॉइंट ए, इसका नाम है पॉइंट बी, इसका नाम है पॉइंट सी। तो यहां से जब ये आपका रिजिड बॉडी या रॉड जब यहां से मूव करके यहां पर जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है, ये वाला पॉइंट यहां पर पहुंच चुका है। तो तीनों अगर हम पॉइंट्स को देखें तो इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब रेखीय विस्थापन। यानी जब कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, आप देखिए हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। टी टाइम के अंदर ही, टी बराबर 0 पर ये यहां था, टी इक्वल टू टी पर यहां चला गया, उसी टी टाइम के अंदर ही इसने बस इतना डिस्प्लेसमेंट किया, इसने इतना किया और इसने इतना किया। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। दूसरा, अगर आप देखें चाहे ये वाले पॉइंट की बात करें, चाहे ये वाले पॉइंट की बात करें, चाहे ये वाले पॉइंट की बात करें, इन तीनों पॉइंट को इस सेंटर से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट एक सीध में यहां पर थे और तीनों जब उठ के टी टाइम के अंदर यहां से यहां चले गए तो इसको आप सेंटर से मिलाएंगे या इसको आप सेंटर से मिलाएंगे या इसको आप सेंटर से मिलाएंगे, सेम लाइन मिलेगी। मतलब तीनों पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम। अगर आपसे पूछे कि ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया कितना एंगल हुआ, तो ये एंगल आप मेजर करेंगे। ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया कितना एंगल हुआ, अभी भी तो यही मेजर करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहां से ये लाइन खींच देंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा। दो लाइन के बीच का ये जो एंगल है अगर 30 डिग्री है तो इन दो पॉइंट्स के बीच का एंगल 30, इन दो पॉइंट्स के बीच का एंगल 30, इन दो पॉइंट्स के बीच का एंगल भी 30। एंगल तो आप इन दो लाइन के बीच में मेजर कर रहे हैं। तो चाहे आप ए वाले पॉइंट की बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाहे बी वाले पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाहे सी वाले पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। यानी इससे ये पता चलता है कि जब कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, लेकिन सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, अगर आपने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका क्या हुआ? सेम, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम टाइम के अंदर ये ट्रेवल करके आगे गए। अगर सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? सबकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा टी। टाइम इंटरवल को हम मान लेते हैं क्या? डेल्टा टी। और एंगुलर अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सबकी सेम है तो सेम टाइम के अंदर ही यहां से यहां पर गए हैं, वेलोसिटी बदली है सेम टाइम के अंदर ही, तो आप कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबका क्या होगा? सेम ही आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा अल्फा इक्वल टू
ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपान में चेंज इन टाइम। और ये हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यू निकालना होगा तो डी थीटा अपान डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा डी ओमेगा अपान में टी, है ना। तो हमने ये देखा कि रोटेशनल मोशन में सारे पार्टिकल के ये क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशनल वेरिएबल या एंगुलर वेरिएबल। तो रोटेशनल वेरिएबल्स आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई रिजिड बॉडी घूम रही है तो सारे पार्टिकल की रोटेशनल वेरिएबल क्या होते हैं, सेम। बट लीनियर वेरिएबल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। अलग अलग पार्टिकल के लिए लीनियर वेरिएबल क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पार्टिकल इसके एक्सिस से जितना दूर होगा उसका लीनियर वेरिएबल उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये बात को हम थियरी में ना लिख करके सीधे ये दिखा रहे हैं आपको कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ए वाले का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, बी वाले का डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है, सी वाले का डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है। अगर जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, सेम टाइम के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है, तो सेम टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। तो सी वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी वाले से ज्यादा होगी, और ये ए वाले की सबसे कम होगी। और जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी में चेंज उतना ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो सी वाले का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद बी और लास्ट में कौन, ए। तो ये लीनियर वेरिएबल सारे पार्टिकल के लिए अलग अलग है और एंगुलर वेरिएबल सारे पार्टिकल के लिए सेम होते हैं। ये इस टॉपिक का मेन था हमारा कंसर्न, ठीक है। इन लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच का लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो इनके बीच का अगर आप रिलेशन देखें तो इसके बीच का रिलेशन यही है, लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो सिंपल सा फार्मूला है कि पहला केस है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान में रेडियस। यहां से आप लिखेंगे आर्क इक्वल टू ये हो जाएगा आर इंटू में ये एंगल, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पहला रिलेशन हो गया। दोनों को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, ये आर इंटू में यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। फिर से टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे चेंज निकाल करके, यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच का ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है रोटेशनल मोशन के अंदर। देखिए पूरे रोटेशनल मोशन को आपको लीनियर मोशन से बिल्कुल रिलेट करके चलना है। जो भी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और वो क्यों चल रहा है बिना उसके कारण को जाने, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी, हमने कई सारे डिफिनीशन दी, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन की, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और फिर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आए तो वहां पर हमने ये कारण भी देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, फोर्स की वजह से कर रहा है। उसका ध्यान देते हुए भी हमने पूरे लीनियर मोशन को स्टडी किया, इनर्शिया की बात करी और फोर्स की बात करी, लीनियर मोमेंटम की बात करी, ये सारे टर्म हमने पढ़े। तो जितना भी आपने काइनेमेटिक्स में और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी डायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, उन दोनों को कंप्लीट अगर आप ध्यान में रखें तो रोटेशनल मोशन कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो आप कहते हैं उसके अंदर लीनियर मोशन की कितनी क्वांटिटी है, मोशन की कितनी टेंडेंसी है, उसको हम लीनियर मोमेंटम से मेजर करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोशन करते टाइम कितनी मोशन की टेंडेंसी है, वो उसके लीनियर मोमेंटम से मेजर होता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो कितनी उसके अंदर रोटेशनल मोशन की टेंडेंसी है वो उसके एंगुलर मोमेंटम से मेजर किया जाएगा, है ना। तो हम यही टॉपिक लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो आप कह सकते हैं दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ
क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, लेकिन कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, किसी अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो कितना उसके अंदर घूमने की या रोटेशन करने की टेंडेंसी है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करेंगे? एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। इसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। ठीक है, इधर का टॉपिक तो आप समझ गए हैं, इसको बोलेंगे कोणीय तथा रेखीय वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की कितनी उसके अंदर क्वांटिटी है या उसके अंदर टेंडेंसी है, उसको हम मेजर करेंगे एंगुलर मोमेंटम से। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू जे इक्वल टू, आप इसके फार्मूले को देखिए, आर क्रॉस पी इसको बोलते हैं। और लैंग्वेज में अगर आप इसको देखें तो लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये नाम याद रखिएगा, यही एग्जाम में सवाल बन के आता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या बोलते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग बोलते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कभी भी याद रखिए आप, मोमेंट टर्म का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो उस इक्वेशन के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी चीज का आघूर्ण निकालें, मोमेंट निकालें, इसका मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। चाहे आप मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर लीजिए, चाहे आप मोमेंट ऑफ मास की बात कर लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लीजिए, हर बार लेंथ का मल्टीप्लीकेशन जरूर मिलेगा, है ना। ये सारे टर्म तो आप जानते ही हैं। जैसे आप देखिए, ये मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकाल रहे हैं तो आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी का नाम एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग जी। अभी आगे जस्ट हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट निकालेंगे, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास का सम क्या होता है? 0 होता है। तो मास में आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, मोमेंट ऑफ मास बोला। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इसमें चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल से। हर बार जितनी बार भी डाइपोल वर्ड हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, हर बार लेंथ से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो आर क्रॉस ये पी हो जाएगा। पी को आप ओपन भी कर सकते हैं तो आर क्रॉस पी की जगह पर एम इंटू वी हो जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, अगर आप देखें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, अब आपको न्यूमेरिकल में ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर आर और वेक्टर वी, मतलब रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वाला वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। कोई सवाल अगर ऐसा है जिस सवाल में ये बोल दिया जाए कि वेक्टर आर और वेक्टर वी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसको ओपन करने के बाद एंगुलर मोमेंटम आप कितना लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर ए क्रॉस बी, एम तो एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ए क्रॉस बी का फार्मूला ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी कि वी इंटू आर इंटू में वी और आर के बीच का जो एंगल होगा वो, है ना। ये फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का होता है, लेकिन जहां पर ये वेलोसिटी और ये आर वाला वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है, केवल उस केस में एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी इंटू आर। ठीक है ना, केवल उस केस में, ये हमेशा नहीं होता है, ये केवल तब होता है जब आर और वी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तब। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो साइन थीटा का भी टर्म आता है। और प्रॉपर तरीके से देखा जाए वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, आर क्रॉस पी, और यहीं से इसकी डिफिनीशन बनती है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। बाकी यूनिट वगैरह, डायमेंशन, ये सब आप निकाल लेंगे तो उसमें हम नहीं जाते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो ये एक एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, और जो राइट हैंड थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग या स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर आर से वेक्टर पी के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को कर्ल करेंगे, तो जो थंब जाएगा वो आपका जे का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, ये हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अब मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए एक काम करते हैं, ये स्पेस की कमी है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख लेते हैं इसके बारे में, और इसको पढ़ेंगे अगले पेज पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इट्स एन एक्सियल वेक्टर। इट्स मतलब कौन, वेक्टर जे इज एन एक्सियल वेक्टर whose direction can be decided by right hand thumb rule या क्रॉस प्रोडक्ट रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर का मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा, या ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। एंगुलर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बिल्कुल सेम तरीके से इसका भी डिफिनीशन है। यहां पर ये नाम से ही पता चला मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यानी आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम टॉर्क बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन करेंगे तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी को ओपन करने पर ए बी साइन थीटा करके आएगा, तो आर एफ साइन थीटा करके ये आ जाएगा। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो टॉर्क है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ force on a rotating body। अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो वो बॉडी को रोटेट करने में कितना ज्यादा वो रोटेशन करेगा, वो फोर्स की वैल्यू पर केवल नहीं, बल्कि वो फोर्स के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो फोर्स आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लगाया है ना। तो इस आर और एफ के इस मिले जुले प्रभाव को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। मतलब अगर आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके चारों तरफ यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर ये एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इस बॉडी को और ज्यादा तेजी से रोटेट किया जाए तो कितना ज्यादा ये रोटेट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स और इस फोर्स का इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के यहां से जो आपका ये जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और ये हुआ आपका वेक्टर आर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी अगर आप इसको ओपन करें तो आर क्रॉस एफ का मतलब हुआ आर इंटू एफ इंटू में साइन थीटा। तो अगर आप एफ की वैल्यू को पूरा लेते हैं और ये आर की जो वैल्यू है वो इधर की बजाय आप इधर कहीं पर ले लीजिए, तो उस आर का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है वो परपेंडिकुलर वाला होता है। वेक्टर एफ के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये है आपका वेक्टर आर, ये है वेक्टर आर। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के अबाउट कितना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट शो करेगी, कितना ज्यादा रोटेट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना ज्यादा टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क खाली फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कोई बॉडी को अगर आपको रोटेट कराना है तो खाली ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा देंगे और वो ज्यादा रोटेट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स तो ठीक है, फोर्स ज्यादा होगा तो टॉर्क बढ़ेगा ही, लेकिन एक और फैक्टर है जो टॉर्क को प्रभावित करेगा, वो ये कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता है, ये इसका फेमस एग्जांपल है, हैंडपंप की बात कर ले, दरवाजे की बात कर ले, तो जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है और ये दरवाजे का ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर हम लोग लगाते हैं इसका ये हैंडल, मतलब एकदम किनारे पर।
इसको पकड़ने के लिए जो हम इसका वो लगाते हैं वो एकदम किनारे पर लगाते हैं। किनारे पर क्यों लगाते हैं? ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो आर की वैल्यू हो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। यहां पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो लगा रहे हैं वो तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आर की वैल्यू जब मैक्सिमम लेंगे, आर की वैल्यू जब मैक्सिमम लेंगे तो कम से कम फोर्स लगा करके पर्याप्त टॉर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसको रोटेट करना है तो हमें टॉर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एक कांस्टेंट या कोई फिक्स टॉर्क क्रिएट करने के लिए या तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लीजिए कम डिस्टेंस पर, या तो आप कम से कम मेहनत करिए ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर। तो हमने परमानेंट यहाँ पर हैंडल को इससे दूर लगा दिया, ताकि जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो, और अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स हम यहाँ से लगा के पर्याप्त टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं, दरवाजे को खोल सकते हैं, घुमा सकते हैं। सिमिलरली हैंड पंप जो होता है उसका हैंडल काफी बड़ा इसीलिए रखा जाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम ज्यादा से ज्यादा दूर से फोर्स लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो रोटेट करेगा। ये इसका होता है, और बिल्कुल सेम तरीके से स्क्रू ड्राइवर का भी बात होता है, उसका जो हत्था होता है वो काफी बड़ा बनाया जाता है ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर हम फोर्स लगाएं, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट को मेजर किया जाता है टॉर्क से, ठीक है ना। और ये दो बातों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर और फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लग रहा है इस बात पर, ठीक है। इसमें एक चीज यहां पर आता है, अब ये देखिए टॉर्क भी जो आपका है ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ऐसे घूमेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ऐसे घूमेगा, दैट मींस ये हुआ वेक्टर आर, ये अंदर की तरफ वेक्टर एफ, तो ये हुआ वेक्टर आर अंदर की तरफ वेक्टर एफ, तो आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे ये ऊपर जाएगा। अगर आप टाउ का डायरेक्शन निकालना है और फोर्स आपने अंदर की तरफ लगाया है, वेक्टर आर इधर की तरफ है, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ये ऊपर जाएगा। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क की वैल्यू ऊपर की तरफ काम करेगी, और ऊपर की तरफ का मतलब हुआ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो जब ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, इसका मतलब जो टॉर्क आएगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टॉर्क। कहेंगे जो टॉर्क लग रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव टॉर्क। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपने जो फोर्स अंदर लगाया है वो मान लीजिए बाहर की तरफ लगा दे, अगर यही फोर्स आप इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ कर लीजिए, तो आर क्रॉस एफ निकालने के लिए वेक्टर आर इधर, वेक्टर एफ कर्ल करेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि आर क्रॉस एफ राइट हैंड को कर्ल करना होता है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो वेक्टर आर तो इधर ही है लेकिन वेक्टर एफ बाहर की तरफ है, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, कर्ल नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, वेक्टर आर वेक्टर एफ और ये नीचे जाएगा थंब, तो आपका टॉर्क नीचे आ जाएगा। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करे, क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में जो टॉर्क होगा वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में दिखेगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टॉर्क, इसको बोलते हैं नेगेटिव टॉर्क, ठीक है ना। बाकी ये जो टॉर्क है वो एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अबाउट ही होता है ऊपर या नीचे की तरफ, और ये डिसाइड करता है कितना ज्यादा इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट है। और इसका यूनिट निकालना है तो ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। देखिए यहां पर भी मोमेंट वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब इसमें भी लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एग्जैक्टली लेंथ नहीं होगा, लेंथ का इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होता है, लेंथ का स्क्वायर मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, यानी जड़त्व आघूर्ण की बात करें, तो ये क्या चीज होता है, जो चीज लीनियर मोशन में रेखीय गति के अंदर जो काम इनर्शिया का मतलब जो होता था, वही सेम चीज यहां पर घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। जो मतलब रेखीय गति में फोर्स का होता था,
वही मतलब रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, क्योंकि रेखीय गति में जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, और रोटेशनल मोशन में जितना ज्यादा टॉर्क बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा, है ना। तो जो काम वहां पर फोर्स का था वो काम यहाँ पर टॉर्क का है, जो काम वहां पर लीनियर मोमेंटम का रेखीय संवेग का था वो काम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का है, जो काम वहां पर इनर्शिया यानी कि जड़त्व का था वो काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण का है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम लीनियर मोशन की बात करते या ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते तो उसमें एक टर्म आता था, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में एक टर्म आता था जिसको हम बोलते थे क्या, इनर्शिया, इनर्शिया। और यहां पर अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में जो टर्म आता है उसकी जगह पर उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपोज करने की टेंडेंसी। रेखीय गति में जड़त्व का मतलब, इनर्शिया का मतलब है रेखीय गति में अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई लीनियर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वैसे ही जाता रहेगा। कब तक नहीं बदलेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चेंज करने के लिए, जिसका ज्यादा इनर्शिया होगा उसमें चेंज कुछ भी करेंगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है, ये आपने देखा था, इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। और इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब यही था, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या किसी कांस्टेंट स्पीड से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो लीनियर मोशन में रेखीय गति में वस्तु के वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो इनर्शिया है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन में किसी भी चेंज को अपोज करने की भी टेंडेंसी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको धीमा करना चाह रहे हैं, या रोटेट कर रहा है आप उसको तेज करना चाह रहे हैं, मतलब आप चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो वो चेंज जब आप करने जाएंगे तो रोटेशनल मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट उस चेंज को अपोज करेगा, और जितना ज्यादा उसके पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना ज्यादा वो अपोज करेगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा चेंज करना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो आप उसको अगर कुछ करना चाहेंगे, उसमें उसकी स्पीड कम या ज्यादा करना चाहेंगे, तो बहुत ज्यादा अपोज करेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसकी वर्तमान में जो स्थिति होगी, जो स्पीड होगी, उसको चेंज करने, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से वही सेम चीज है, टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन। इनर्शिया तो केवल मास पर डिपेंड करता था, लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आगे फार्मूले से पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप इस बात को अच्छे तरीके से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जैसे इनर्शिया खाली मास पर डिपेंड करता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ और किस बात पर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम यहां पर एक प्लेट ले लें और एक यहां पर, मतलब ये पूरा हमारे पास एक डिस्क है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इसके सरफेस पर, और एक केस ये हमने ले लिया जहां पर बीच में खाली है और मास यहाँ किनारे किनारे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास हमने दोनों का बिल्कुल क्या ले लिया, सेम। अब देखिए यहां पर हमने कहा इसका मास बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इसका मास पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसका मास जो है किनारे किनारे पर सरकमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सब कुछ तो सेम हो गया ना, मास तो बिल्कुल सेम हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग हो गया। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। जिसका मास एक्सिस से जितना ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। तो अगर आप इसको निकालें, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ए आई ए और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बी बोले,
तो पता चलेगा आपको आगे चल के कि आई बी की वैल्यू आई ए से ज्यादा है, जबकि मास दोनों का क्या था, सेम। तो क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो आपको मिलेगा 1/2 mr²। लेकिन वहीं डिस्क की जगह पर रिंग हो और मास बिल्कुल सेम हो, रेडियस बिल्कुल सेम हो, तो आएगा mr²। खाली डिस्क और रिंग होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मास की वैल्यू रेडियस की वैल्यू सेम थी फिर भी। तो शेप और साइज मैटर करता है। और इसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन या पोजीशन। तो आप कह सकते हैं पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी दूर पर है। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब यही कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है या इसके पैरेलल है, किस तरह का ओरिएंटेशन है। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ सकता है अगर आप अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के केस में बात करेंगे तो। जैसे इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने एक्सिस को यहाँ सेंटर से पास कराया तो अलग आएगा, उसी एक्सिस को इसके सरफेस के टच करते हुए पास किया तो अलग आएगा, ऐसे वर्टिकल ले लिया तो अलग आएगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैटर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का बताते हैं, साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड को जरूर जोड़ देते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। किसी भी बॉडी का बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं वो कौन से एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, ये बात मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने देखी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में अपने प्रेजेंट कंडीशन में चेंज को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया की तरह केवल मास पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मास पर, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर, बॉडी के शेप एंड साइज पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बहुत सारे फार्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं, एक एक करके हम सारे फार्मूले आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम अगर निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग केस में, जड़त्वाघूर्ण। अच्छा एक बात यहां पर आपको बताना भूल गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह की क्वांटिटी है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा टेंसर। हमने बात करी थी वेक्टर चैप्टर के अंदर, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वहां पर भी एग्जाम्पल भी दिया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेंसर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वाघूर्ण, इसके अलावा एक टॉपिक और हम लोग आगे पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रेस यानी प्रतिबल, फिर हम उसी में पढ़ेंगे स्ट्रेन यानी कि विकृति, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे टर्म जो है एग्जांपल्स हैं टेंसर के, मतलब इनके पास एक से ज्यादा पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं। आपने पढ़ाई था जिसके पास 0 डायरेक्शन है वो 0 रैंक का टेंसर बोला जाता है या उसी को स्केलर बोलते हैं। जिसके पास केवल एक फिक्स डायरेक्शन है वो 1 रैंक का टेंसर बोला जाता है, उसी को वेक्टर बोलते हैं। और जिसके पास एक से ज्यादा 2, 3, 4 कोई भी डायरेक्शन है वो सारे ही टेंसर अब बोले जाएंगे। अगर 2 डायरेक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होगा, 3 डायरेक्शन है तो थर्ड ऑर्डर का टेंसर होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके क्या है, उसी कैटेगरी में आते हैं जिनके एक से ज्यादा पॉसिबल डायरेक्शन है। तो टेंसर क्वांटिटीज की ये एग्जांपल्स आप याद रखिए, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज्यादा फेमस है इन एग्जांपल्स में। आपने इनर्शिया टेंसर एक नाम सुना होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंशन क्वांटिटी है, बाकी आप ये एग्जांपल्स भी साथ में। हम बात कर रहे थे अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मान लीजिए पहला केस हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये मान लीजिए एक्सिस है, ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल का मास है स्मॉल m और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है r, और ये पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है। ये जो पार्टिकल यहाँ पर है इसका मास m है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है।
तो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। सिंगल पार्टिकल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू पार्टिकल का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए। दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए सिंगल पार्टिकल ना हो करके बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन हो, कोई ऐसी बॉडी हो जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल हो, काउंटेबल हो, डिस्क्रीट हो, तो आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उसको सिस्टम बोलते है ना। तो मान लीजिए कि आपने इमेजिन किया कि ऐसा कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे आप बहुत सारे पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं ये। और इन सारे पार्टिकल्स का हमने कुछ नाम रख दिया, जितने भी मान लीजिए पार्टिकल्स हमने दिखाए काउंटेबल है, हमें पता चल पा रहा है कितने पार्टिकल्स हैं, तो इनका मास m1 है, इनके मास को m2 बोल दिया, m3 बोल दिया, m4 बोल दिया, m5 बोल दिया, ये हमने इनके मासेस का नाम रख दिया। जैसे इनके मासेस का नाम है उसी सीक्वेंस में हम इनके डिस्टेंस भी ले लेते हैं, ये r1 डिस्टेंस पर है, ये r3 डिस्टेंस पर है, ये r4 डिस्टेंस पर है, ये r5 डिस्टेंस पर है, और ये आपका r2 डिस्टेंस पर है। ये जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं उनके मासेस और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके डिस्टेंसेस आपको पता है, तो इस पूरे सिस्टम का या इस पूरी बॉडी का जिसके अंदर 5-6 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² एंड सो ऑन, लास्ट वाले पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने 5 दिखाए थे तो हम 5 की बात कर रहे हैं, हालांकि ये 5 से ज्यादा भी कितने भी हो सकते, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका ये सिग्मा का मतलब क्या, समेशन। सिग्मा का मतलब हुआ क्या, समेशन। और ये सिग्मा हम यूज कब करते हैं, ये सिग्मा हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, काउंटेबल हैं, डिस्क्रीट है। जब डिस्क्रीट या काउंटेबल पार्टिकल्स हैं तो हमें पता है कि 5 है, 10 है, 15 है, 25 है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के जोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये कोई रिजिड बॉडी होती, कोई कंटिन्यूअस बॉडी होती जिसमें हम काउंट न कर पाते कि टोटल कितना पार्टिकल है, तो ऐसे में आप समेशन करते टाइम समेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्टली कितने पार्ट ऐसे बनेंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसे में समेशन की जगह पर आप क्या करते हैं, जहां पर कोई भी चीज कंटिन्यूअस होती है, हमें मिनिमम टू मैक्सिमम पता है लेकिन कितने पार्ट्स आ रहे हैं ये नहीं पता है, वहां पर हम समेशन को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से। तो अगर मान लीजिए तीसरा केस हम ले लें, क्या तीसरा केस ले लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी मतलब जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ये हमें नहीं पता है, हमें उसका टोटल मास मान लीजिए पता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, और ये जो कंटिन्यूअस बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है, और हमें इसी एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके सम करना होता है। कितने पार्टिकल है हमें पता ही नहीं है, तो हम इमेजिन करेंगे एक बहुत छोटा सा मास का टुकड़ा जिसको बोलेंगे डीएम मास। एक छोटा सा मास का एलिमेंट लेंगे जिसको डीएम बोलेंगे, और उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस दिखा देंगे आर। और इस छोटे से मास के एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू में मास, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। सेंटर ऑफ मास में भी बात करी थी हमने इस बारे में। तो मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर ये हमने कर लिया। लेकिन ऐसे ही कितने मास हैं, ऐसे ही बहुत सारे मास के टुकड़े होंगे, तो टोटल आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर आप लिमिट रख दीजिएगा मास का, 0 से लेकर के टोटल जितना भी मास होगा इसका, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी। इस पूरी रिजिड बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है ना, समेशन की जगह पर हमने इंटीग्रेशन यूज कर लिया, क्योंकि ये डिस्क्रीट नहीं है, हमें नहीं पता कितने इसके अंदर पार्टिकल्स आएंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका 3 तरह के अलग अलग सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने का तरीका।
अब यहां पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, हिंदी में इसका नाम है घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ जाइरेशन या हिंदी में इसको कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। डिफिनीशन बहुत ज्यादा इसकी लेंदी है तो डिफिनीशन पर नहीं जाएंगे, डायग्राम से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था यही वाला फिर से हम बना रहे हैं कि ये कोई बॉडी है और बॉडी क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सिस्टम है। ये हमें पता है कि इसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने कहा कि एक यहाँ पर है ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। ऐसे हमने केसेस दिखा दिए, सबके हमने मासेस भी दिखा दिए, M1, M2, M3, M4, ऐसे ही करके चलिए M5 हमने 5 का केस ले लिया। डिस्टेंसेस भी आप ले सकते हैं ऐसे, इसी तरह से ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। अब आप देखिए इस पूरी बॉडी का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते टाइम आप क्या बोलते हैं, आप यही बोलते हैं ना M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा M5 R5 का क्या स्क्वायर। अगर हम ये मान के चले कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सबके मास बिल्कुल सेम है, तो सबके मास अगर बिल्कुल सेम है तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मास को M1 M2 M3 जो है वो सबके मास को आप m मान के कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा R1 का स्क्वायर। थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन के एक स्टेप में जा रहे हैं और यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए ये R5 या Rn जो भी होगा, एक काम करिए इसको आप n ले लीजिए, Rn का स्क्वायर, यहाँ पर भी Rn का स्क्वायर, 5 नहीं n तक। अब आप देखिए इसमें मान लीजिए आपने ये क्या है, ये किसी एक पार्टिकल का मास है, अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई करें इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, अभी तक ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला आया है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ पार्टिकल से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू एक पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास इंटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का मास इंटू में नंबर ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास 2 किलोग्राम, 10 पार्टिकल है, 2 गुणे 10 कर दिया तो पूरे पार्टिकल का टोटल मास आ गया, यानी ये आया इस पूरी बॉडी का टोटल मास। और यहां पर क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या n। ठीक है, एक तो ये हुआ आपका इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होता है वो आप ऐसे मानिए कि इस पूरी बॉडी में एक ऐसी लोकेशन आपने डिफाइन करी है, एक ऐसी लोकेशन आपने डिफाइन करी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप डिस्टेंस लेते हैं और ये मानते हैं कि इस वाली जगह पर इस पूरी बॉडी का मास, टोटल मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है। बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, अगर हम ये माने कि इस पूरी बॉडी में एक पॉइंट यहां पर कोई है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हमने बोला k, और ये एक ऐसा पॉइंट है, हम ये माने अगर कि अगर मान लीजिए यहां पर इस पूरी बॉडी का टोटल मास होता, तो है नहीं, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास जो पढ़ा ये वो सेंटर ऑफ मास वाली जगह नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, वहां तो हम मानते हैं कि हाँ यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, यहाँ पर वो भी नहीं है। हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हम कहें कि मान लीजिए इस पूरी बॉडी का टोटल मास यहाँ पर है, तो आप बताइए इस पार्टिकल का ये जो पॉइंट आपने दिखाया है जहां पर आप ये करेंगे, मान लीजिए इस पूरी बॉडी का टोटल मास यहाँ पर है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आपने के दिखाया है, अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन आप मान रहे हैं तो इस पूरे मास को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, इस पूरी बॉडी के मास को ये जो डिस्टेंस आपने एज्यूम किया है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये जो के नाम का टर्म है जिसको रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या बोल रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसा डिस्टेंस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसा डिस्टेंस होता है जिसके पास में हम इस पूरी बॉडी के अगर मास को कंसंट्रेट करें, इमेजिन करें, तो उस पॉइंट का इस एक्सिस ऑफ अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस पॉइंट का अगर हम रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमें एक्चुअल में पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा।
अगर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो या तो आप ये करिए, सारे पार्टिकल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ लीजिए, जैसे आपने यहां पर किया। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन वाली डिस्टेंस आप कहीं पर आपको मिल जाए कि एक पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर होगा, और वहां पर उस पॉइंट पर पूरी बॉडी का अगर मास हुआ तो पूरी बॉडी के मास का रेडियस ऑफ जाइरेशन के अकॉर्डिंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस पूरी बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। यानी ये भी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है अलग अलग पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है रेडियस ऑफ जाइरेशन वाली डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, वहां पर बॉडी का मास कंसंट्रेटेड नहीं है। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये वो डिस्टेंस है कि इसके स्क्वायर को अगर पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करें तो पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने का मतलब फिर आपको ये आप यही मान रहे हैं कि उस पॉइंट पर पूरी बॉडी का अगर मास वाला पार्टिकल होता, जैसे सिंगल पार्टिकल का आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, यही जो डिस्टेंस है उसको आपने रेडियस ऑफ जाइरेशन बोला है, तो ऐसे में पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यानी इस पूरे दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने यही निकाला। पहले मेथड से निकाला पूरी बॉडी का मास ये r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर और अपान में n, और दूसरे वाले तरीके से रेडियस ऑफ जाइरेशन वाले तरीके से आपने लिखा mk का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, k का स्क्वायर इधर है और ये पूरा स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा k की जगह पर ये अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर और अपान में ये क्या हो जाएगा n। और ये पूरी वैल्यू जो आपने लिखी है k की, आप देखिए इसको क्या नाम दे सकते हैं। जितने भी पार्टिकल्स थे उन सारे पार्टिकल के डिस्टेंसेस का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद सम किया और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे उससे डिवाइड भी किया। कोई भी चीज है उसका आपने स्क्वायर किया और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। कोई भी दो संख्या है और 2 से डिवाइड कर दिया, 3 संख्याओं का सम 3 से डिवाइड कर दिया, 5 संख्याओं का सम 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल सा एवरेज नहीं है, ये आपके स्क्वायर का एवरेज है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का एवरेज है। और उसके बाद आप क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट लिया किसका, स्क्वायर रूट किसका लिया, एवरेज का। और एवरेज किसका हो रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर का। डिस्टेंस के स्क्वायर का एवरेज निकाल के उसका आपने स्क्वायर रूट लिया। एवरेज को मीन भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रूट मीन। मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। सारे पार्टिकल का रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस निकालेंगे, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। सारे पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब स्क्वायर रूट, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर किसका, डिस्टेंस का। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर का मीन लेकर के उसका रूट लेंगे, वही आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा, वही आपका के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू के बारे में यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का आपको निकालना है, कोई भी शेप की बॉडी है, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी फार्मूला वगैरह पता है उसको निकाल लीजिए। फिर एक दूसरा तरीका अप्लाई कर लीजिए कि पूरी बॉडी का टोटल मास और रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, ये भी उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। मतलब ये बात हमेशा वैलिड है हर शेप के, हर तरह के ऑब्जेक्ट के। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लिया आपने लिया रिंग, और आपने कहा रिंग का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m, और ये r का स्क्वायर, जहां r क्या है इसका, ये क्या है, रेडियस। और ये तो हुआ ऐसे रेडियस और मास के बेसिस पर, लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन के हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए, पूरी बॉडी का मास और उसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। और अगर मान लीजिए ये रिंग की बजाय ऐसे डिस्क होगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। ये तो आपने याद किया था, लेकिन ये फार्मूला अभी भी वही है, पूरी बॉडी का मास और उसके रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। यानी किसी भी शेप की कोई भी बॉडी हो, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, आप उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से हमेशा लिख सकते हैं। और यहां से आप देखिए k की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा k = √i/m। इससे आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है जिस पर जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन बॉडी के मास पर भी डिपेंड करता है।
इतना ही बस ध्यान रखना है इस पूरे फार्मूले के अंदर कि जो के है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम इस फार्मूले के कंक्लूजन में जाएं तो ये फार्मूला हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि के डज नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन मास एम ऑफ द बॉडी। क्यों? फार्मूले में तो दिख रहा है मास, तो इसका मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड करता होगा। मतलब अगर कोई बॉडी है उसका मास हम बढ़ा दें, 2 गुना कर दें, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन उसी हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी बॉडी के मास के ऊपर उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास अगर आप 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना करेंगे या आधा 1/4, 1/3 करेंगे, जिस रेशियो में हम मास बदलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी रेशियो में बदलेगा और दोनों का रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मास को 2 गुना किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2 गुना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे? क्योंकि हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। मास के डायरेक्टली क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाले फार्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास की वैल्यू को अगर आप 2-4 गुना करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा, तो दोनों का रेशियो आएगा कांस्टेंट, के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बता रहे थे। जबकि फार्मूले को देखकर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन इन अ मीडियम, तो v इक्वल टू आप कहते हैं गामा p अपान में d, v इक्वल टू गामा p अपान में डी। ये फार्मूला जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर के बढ़ाने से मीडियम का जो एयर है, एयर के मीडियम का प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि फार्मूले से ऐसा लग रहा है कि इसको बदलने से ये बदलेगा, ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नहीं है। क्योंकि जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ाएंगे आप मीडियम का, सेम रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ जाएगा और इन दोनों की रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल ये 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, कुल मिला के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन हर उस चीज पर डिपेंड करता है जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, सिर्फ मास को छोड़कर, सिर्फ मास को छोड़ करके। तो आपका ये पॉइंट यहां से अब एकदम क्लियर हो गया। यानी आपका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास पर तो नहीं, हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर ये डिपेंड करेगा। और इसके अलावा क्या था, बॉडी के शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा, शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा। और इसके अलावा क्या, किस बात पर डिपेंड करेगा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है ना? मतलब हर वो चीज पर डिपेंड कर रहा है जिस पर आपका ये आई डिपेंड करता था, सिर्फ मास को छोड़ करके, क्योंकि मास को आप 2-4 गुना करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको एडजस्ट कर लेगा, के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंस आई प्रोपोर्शनल टू एम, है ना? आई प्रोपोर्शनल टू एम का मतलब क्या हुआ, आई प्रोपोर्शनल टू एम का ये मतलब हुआ कि आई अपान एम का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो हुआ आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। और इसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन टॉपिक के बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल है ये एक्सिस।
लैंग्वेज में कुछ नहीं डिस्कस करना है, सीधे इसके डायग्राम से इस थ्योरम को समझ लेना है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऐसी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, अगर ये कोई बॉडी है और इसका यहां पर है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और आपको इस पूरी बॉडी का इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये पूरी बॉडी का इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या है, पता है। तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस लिया जाए तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो कितना आएगा। इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए सी और डी। सी डी जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल ही दूसरा एक्सिस है, इसलिए इसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कि कोई बॉडी हो, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसी एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने का थ्योरम। इस एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस होगा, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कुछ नाम दे देते हैं। हमने यहां पर ए नाम दे दिया। अगर इसके डेरिवेशन में जाएं तो एक स्टेप, एक दो लाइन का डेरिवेशन है तो हम उसको भी कर ही लेते हैं। मान लीजिए आप रैंडमली यहां पर कोई एक पार्टिकल जिसका मास आपने ले लिया स्मॉल एम, और आपने ये स्मॉल एम मास वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस डिस्टेंस को आपने कुछ नाम दे दिया स्मॉल आर। मान लीजिए कि ये हुआ स्मॉल आर। ये डेरिवेशन के लिए है, बाकी तो हमें सिर्फ इसी से मतलब है और इनके बीच के डिस्टेंस से मतलब है। तो अगर आप देखिए ये वाला जो पार्टिकल है जिसका इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर है और इसका मास स्मॉल एम है, तो इस वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालेंगे आई ए बी, तो वो आई ए बी कितना हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा इस पूरी, सॉरी, इस पार्टिकल का मास एम, इस पार्टिकल का मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, यहाँ ए, यहाँ पर आर, तो आप लिखेंगे ए प्लस आर और इसका ये स्क्वायर। यानी ये जो पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर, सिंगल पार्टिकल का, है ना। सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही तो आता है एम आर स्क्वायर, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, ये ए और प्लस में आर का स्क्वायर। लेकिन हमें पूरी बॉडी की बात करनी थी, पूरी बॉडी का करना है तो ऐसे ही करके जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का ऐसे समेशन कर लेंगे, तो आपको मिलेगा आई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा इसको आप ओपन करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, ये मिल जाएगा। m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मिलेगा समेशन में एम ए स्क्वायर प्लस में आपको मिलेगा समेशन में एम आर का स्क्वायर प्लस में आपको मिलेगा ये जो ए है और ये 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 और a को अंदर हम लिखते हैं समेशन में m और r। और आपने ये पढ़ रखा है पीछे, आपने ये पढ़ रखा है समेशन एम आर क्या है, समेशन एम आर क्या है, ये पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है और जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है, स्मॉल आर है। कोई भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास का सम क्या होता है, 0। ये हमने सेंटर ऑफ मास टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ मास का सम क्या होता है, 0। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का मास अगर m और r करके डिस्टेंस होगा तो हर बार m r करके सारे पार्टिकल का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास से, तो ये समेशन कितना आएगा, 0। ये हमें पता है। तो ये जैसे ही आप 0 इसको रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आई ए बी इज इक्वल टू समेशन एम ए का स्क्वायर और समेशन यहां पर हो जाएगा एम आर का स्क्वायर। आप सिंपल सा तरीका देख लीजिए, एम आर का स्क्वायर क्या है, एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर और समेशन है, मतलब ये वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वाले एक्सिस के अबाउट, लेकिन समेशन कर दिया तो सारी पार्टिकल का, सारी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये समेशन एम आर स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। समेशन में फिर किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, मास के ऊपर फर्क पड़ेगा, और पूरा समेशन मास का स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम करेंगे, पूरी बॉडी का टोटल मास आ जाएगा। तो आप लिखेंगे आई ए बी इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं आई सी एम
सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में ये कैपिटल एम हो जाएगा, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये सिंपल सी यही बात बोल रहा है, किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का टोटल मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फार्मूला बस याद कर लेना और कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहां पर, इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और इसको समझने के लिए ये एग्जांपल हमने ले लिया, एक प्लेट ले लिया और ये प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो किसी भी लैमिना का, किसी भी प्लेट का किसी भी प्लेन में अगर रखा हुआ है और आप इसके प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो इस लैमिना का जिस प्लेन में रखा है उसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ये लैमिना जिस प्लेन में रखा है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो एक मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, अगर ये लैमिना उस एक्स डायरेक्शन के अबाउट ऐसे से रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये लैमिना ये वाई डायरेक्शन के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें मिल गया तो इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले और इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका रिजल्ट होगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स और प्लस में क्या आई वाई। आई जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स प्लस में आई वाई। मतलब जेड एक्सिस के अबाउट ये चीज अगर रोटेट करे, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन पर जो आया था वो, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन पर जो आया था वो, उन दोनों के सम के इक्वल। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये तीनों एक्सिस बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। प्रूव करना है तो प्रूव करने में कुछ करना नहीं है, आप सिंपल सा देख लीजिए। पहले तो आप आई एक्स अगर निकालेंगे, आई एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करेगा। जब ये प्लेट आपका इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आप लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे जो कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा वाई, है ना। तो आई एक्स अगर निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये लैमिना रोटेट करेगा तो आप लिखेंगे इसका मास, इसके एक छोटे से पार्ट का मास, और उसके बाद ये डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो है वाई का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करेंगे फिर समेशन दिखा देते हैं, है ना। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अबाउट यही प्लेट रोटेट करता तो आप क्या लिखते, वाई एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होता तो इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए छोटा सा मास और उसका डिस्टेंस आप एक्स डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे होते तो आप लिखते एम एक्स स्क्वायर, लेकिन पूरे लैमिना का चाहिए तो आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया, डिस्क्रीट केस में जैसे होता है समेशन मान के, यहाँ समेशन के फॉर्म में आपने दिखा दिया। हालांकि यहाँ पर अगर पूरी बॉडी का सच में हमें निकालना है, लैमिना है प्रॉपर, तो सिग्मा नहीं बल्कि ये इंटीग्रेशन होगा, बट हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे, हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा रिजल्ट ऐसा बनेगा, हमें इसको सॉल्व नहीं करना। नहीं तो एग्जैक्टली देखा जाए तो समेशन नहीं, यहाँ पर सिग्मा इंटीग्रेशन होना चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। अगर यही सेम लैमिना अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, तो आप फिर से वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम, और जेड एक्सिस के अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट आप लेंगे, और जेड एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगी तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, है ना। ये जो लैमिना है इसका ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं, ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये वाई है ये एक्स है, ये वाई है ये एक्स है, और ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और उसमें आर की वैल्यू आपको पता है, डायग्राम से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम से। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एम, उसके बाद वाई का स्क्वायर, और ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो है, और सिग्मा वाई स्क्वायर एम वाई स्क्वायर क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ये वो है। तो आई एक्स और आई वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
बस इतनी बात ध्यान रखनी कि इस लाइन को रटना नहीं है कि हमेशा आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होते। मान लीजिए उसका नाम एक्स होता तो, अगर उसी एक्सिस का नाम एक्स होता तब तो गड़बड़ हो जाता। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका लैमिना, आपका रिंग, आपका डिस्क जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। उसका नाम एक्स है कि वाई है कि जेड है उस बात से मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके प्लेन में जो दोनों एक्सिस होंगे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। बस ये इसका मेन थीम है। जेड एक्स वाई ये रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, इसको अभी हम बहुत ज्यादा अप्लाई करके आज नहीं दिखा सकते, अदरवाइज ये हमारा चैप्टर पेंडिंग रह जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये बाकी सारे पोर्शन कवर हो जाए। प्रैक्टिस तो हम न्यूमेरिकल में करेंगे ही, तो ये दोनों थ्योरम को कैसे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है ये हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इसलिए हम इसके अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। इसके बाद जो एक दो पॉइंट बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए, अगर हम इसके एग्जांपल्स में ना जाएं थ्योरम के, तो इसके अलावा यही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और एक कंडीशन है। अगर अभी हालात सही है तो 15 से 20 मिनट का और टाइम लगेगा बाकी के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, और इसको कवर ही कर देते हैं, थियरी को कम से कम आज कंप्लीट कर देते हैं। बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं। ट्रेन चलती रहे या ट्रेन को रोका जाए? ठीक है, हाँ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत। हिंदी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया हिंदी लिखे हुए। देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये उसका थीम था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वहां लीनियर आपने पढ़ा था ना, ये फार्मूला एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फार्मूला हुआ करता था आपका लीनियर मोशन के अंदर। इसमें आपने बोला कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो रिजल्ट आपने क्या बोला, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो तो डीपी बाई डी टी जीरो, डीपी बाई डी टी जीरो होने का मतलब पी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोशन में आप यूज करते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल भी जो एग्जाम के अंदर आए थे वो हमने किया। अब अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो अभी हम आगे आपको फार्मूला कैसे याद करना है वो बता रहे हैं, बट आप देखिए जैसे यहाँ पर फोर्स आता है तो रोटेशनल मोशन में क्या आता है, टॉर्क आता है।
रोटेशनल मोशन में क्या आता है, टॉर्क आता है। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आता है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है। तो टाउ इक्वल टू डीजे बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। जब लीनियर मोशन की बात होगी तो लीनियर मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा। रोटेशनल मोशन की बात होगी तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आएगा, यहाँ पर टॉर्क होगा। मतलब जो काम लीनियर मोशन में इसका था वही काम रोटेशनल मोशन में इसका है, जो काम यहाँ पर फोर्स का था वो काम यहाँ पर टॉर्क का होता है। इसमें भी वही सेम तरीका है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। और जैसे आपने लीनियर मोमेंटम की बात करी थी, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब m इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये तो है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम के फार्मूले में आप यहाँ मास लिखते हैं, मास का मतलब इनर्शिया होता है, लीनियर मोशन में मास का मतलब इनर्शिया होता है, और वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में आएंगे तो मास की जगह पर कौन, इस जगह को कौन ले लेगा, मास यानी इनर्शिया को यहाँ पर कौन लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ वेलोसिटी का मतलब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि दो अलग अलग केस में अगर बात करें तो I1 ओमेगा 1 पहले केस का और I2 ओमेगा 2 दूसरे केस का बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हीं बातों का ये भी मतलब निकल के आ रहा है कि आई और ओमेगा का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपान ओमेगा। यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वजह से बढ़ रहा है, इंटरनल टॉर्क वगैरह की वजह से, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये तभी बात सच है जब एक्सटर्नल कोई टॉर्क ना लगे तो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इसका एग्जांपल है आपका रोटेटिंग टेबल के ऊपर कोई आदमी। अगर एक रोटेटिंग टेबल आप ले ले, ये रोटेटिंग टेबल वाला एग्जांपल आप देख लीजिए, इस रोटेटिंग टेबल के ऊपर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए हाथ में डंबल लेकर के, ये मान लीजिए एक आदमी है और ये आदमी यहां पर इस रोटेटिंग टेबल के ऊपर ऐसे खड़ा है और इसने क्या किया है, अपने हाथ को ऐसे फैला लिया और हाथ में इसने ऐसे ले लिया है क्या, डंबल। और ये रोटेटिंग टेबल जो है, ये टेबल रोटेट हो रहा है, तो यानी आप मान लीजिए ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस के अबाउट ये आदमी रोटेट हो रहा है, ये टेबल पूरा रोटेट हो रहा है तो ये आदमी भी रोटेट हो रहा है। फिर क्या हुआ, यहां पर दूसरे वाले केस में अगर आप देखें वही सेम आदमी है, थोड़ा बहुत बनाने में ये उल्टा सीधा हो जाएगा लेकिन आप भरोसा रखिए वही आदमी है। और इसने क्या किया, अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ लिया, थोड़ा सा मोड़ लिया मतलब डंबल को काफी पास कर लिया, और अभी भी वही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां इस केस में जब ये टेबल रोटेट हो रहा था, रोटेट हो रहा था, तो आप देखिए ये आदमी टेबल के ऊपर खड़ा था, ये भी रोटेट हो रहा था इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। लेकिन ये आदमी जो है, ये अपने हाथ को जब इसने दूर फैलाया, मान लीजिए पहले हाथ मुड़ा था, इसने हाथ को दूर फैला दिया, तो दूर फैलाने का मतलब क्या हुआ, अगर इस आदमी ने हाथ को दूर फैला दिया मतलब ये जो डंबल है या जो मास है, ये मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया। और आपने शुरुआत में एक एग्जांपल में देखा रिंग का और हॉलो रिंग का, कि मास अगर बिल्कुल सेम है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा, जिसमें मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो जब ये आदमी अपने हाथों को मोड़ के रखा था तो ये सारा का सारा मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था, आर की वैल्यू कम थी, लेकिन इसने इसको दूर फैला दिया, आर की वैल्यू बढ़ गई। अब बताइए इस केस में जब हाथ को इसने फैलाया तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस आदमी को रोटेट करने के लिए हम बाहर से, मतलब इसने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए बाहर से कोई टॉर्क हमने नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा के हमने इस आदमी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज नहीं किया है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। इसने, ये आदमी पहले से टेबल पर खड़ा था, टेबल रोटेट हो रहा था, इस आदमी ने हाथ फैला दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा
तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि आई इंटू ओमेगा यानी जे की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी, मतलब ये आदमी की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी ये रोटेटिंग टेबल का आदमी अपनी स्पीड कम करना चाहे, कुछ करना ही नहीं, हाथ फैला दिया, आई बढ़ गया, ओमेगा घट जाएगा। और हाथों को मोड़ लिया तो आर की वैल्यू घट गई, आर की वैल्यू घट गई तो आई की वैल्यू घट गई, आई की वैल्यू घट गई तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाथों को मोड़ लिया, तेज तेज घूमने लगा, है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल है। इसके अलावा ये एक गेम होता है, नाम हमें नहीं पता रहा है इसका एग्जैक्टली, कि पानी में जैसे यहां से दौड़ करके जाते ना, ऐसे दौड़ करके कूदते हैं, तो जब दौड़ करके यहां से कूदते हैं तो यहां हवा में जब आते हैं तो ये अपनी सिर को, अपने पैर को, घुटने को और सिर को आपस में ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ के क्या किया इन्होंने, मोड़ करके इसको गोल बना दिया। गोल बनने से क्या हुआ, जब इन्होंने अपने सिर को और अपने घुटने को मोड़ करके गोल बना दिया तो जो सेंटर है जिसके अबाउट ये ऐसे से गोल गोल यहां पर जंप मार रहे थे, है ना, यहां से जंप मारा तो हवा में ऐसे गोल गोल डाइव मार रहे थे। तो जब इन्होंने सिर और पैर को, घुटने को, दोनों को मिला दिया तो जो सेंटर है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। अगर इसने मास के डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में कर लिया तो ऐसे में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई की वैल्यू कम होने से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये आदमी जो दौड़ते दौड़ते गया यहां पर हवा में कूदा तो इसने अपने सिर और पैर को, घुटने को मोड़ लिया। मोड़ने से क्या हुआ कि आई की वैल्यू घट गई, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में आ गया। आई की वैल्यू घट जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये बहुत तेजी से गोल गोल घूमेगा और कई बार ऐसे घूमते हुए फाइनली ये पानी के अंदर गिर जाएगा, है ना। तो ये भी एग्जांपल है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, चलिए इसके बाद एक दो पॉइंट और है, तो हम एक काम करते हैं, पहले फार्मूले को कंपेयर करना आपको दिखा देते हैं कि एक टेबल अगर हम बनाएं, ये एक टेबल अगर हम बनाएं और इस टेबल में हम एक साइड बात कर ले लीनियर मोशन की, लीनियर मोशन, और दूसरे साइड हो जाएगा रोटेशनल मोशन। जितने भी फार्मूले रोटेशनल मोशन के हैं, एक भी फार्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कंपैरिजन का टेबल समझ लेते हैं तो। कोई फार्मूला भूल जाएंगे तो मैथमेटिक्स के तरीके से फार्मूले को बना सकते हैं लीनियर से रोटेशन का। जैसे लीनियर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो आप एक कहते हैं उसकी एक अपनी प्रारंभिक वेग होगा, उसको यू बोलेंगे, उसका एक अंतिम वेग होगा, उसको वी बोलेंगे। ये तो सिंबल देते हैं, प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं। लीनियर मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ ओमेगा बोलते थे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू बोलते थे, यहाँ पर ओमेगा नॉट बोलेंगे। यानी ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी था सिंबल। ये आपका हुआ फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा सिंबल देंगे। फिर यहां पर आप लीनियर मोशन के अंदर इनर्सिया को मास से कनेक्ट करते थे, मतलब यहां मास का मतलब इनर्सिया था, तो मतलब जो इनर्सिया वाली टेंडेंसी होती थी लीनियर मोशन में वो मास पर डिपेंड करती थी। लेकिन यहां पर जो इनर्सिया होता है उसको तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास पर डिपेंड नहीं करता, ये एम और आर दोनों पर डिपेंड करता है। मतलब जहां जहां लीनियर मोशन में मास यूज हुआ होगा, मास का मतलब इनर्सिया यूज हुआ होगा, वहां वहां रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को यूज करना पड़ेगा। अब आई का फार्मूला ऐसे होगा कि सिग्मा के टाइप का होगा कि इंटीग्रेशन के टाइप का होगा, वो अलग बात है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर यूज होगा, ये बात कंफर्म। ठीक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। मतलब यहां पर इनर्शिया का मतलब मास, यहां पर इनर्शिया का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका एस होता था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, लीनियर मोशन में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और हम थोड़ा स्पेस की कमी है तो इसलिए हम यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा इक्वेशन यहां पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस में क्या 2as, प्लस में 2as।
अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेयर करते हुए यहां से यहां तक आगे देखें तो रोटेशनल मोशन में भी ऐसे ही इक्वेशन आप बना सकते हैं। जैसे लीनियर मोशन में आप ये तीनों इक्वेशन आप मोशन यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लीनियर मोशन करेगा तो ये तीन इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे रोटेशनल मोशन में अगर आएंगे और उसमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये तीनों इक्वेशन कैसे बनेंगे? देखिए कंपेयर करते हुए चलते हैं। पहला इक्वेशन आप जैसे लिखा है आपने v लिखते हैं तो यहाँ v का मतलब क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू u मतलब ओमेगा नॉट, a मतलब अल्फा, t का मतलब t। दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ s होता है तो इसमें क्या आएगा? थीटा। u का मतलब है ओमेगा नॉट, फिर t प्लस में 1/2 और a का मतलब अल्फा और उसके बाद t का स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन यहाँ पर v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर और u का स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए मतलब अल्फा और s का मतलब क्या? थीटा। बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलना है, आपका इक्वेशन बन जाएगा बिल्कुल कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन में और ये रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा आप देखिए जैसे यहां पर आपने फार्मूला पढ़ा लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला वैसे तो अब याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप कंपेयर करके देखिए। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर इनर्शिया यानी कि मास, यहाँ पर मोमेंट रोटेशनल इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी का v सिंबल, तो v का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। फिर न्यूटन का फार्मूला आपने पढ़ा था, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये फार्मूला यूज करेंगे तो फोर्स की जगह पर यहाँ टॉर्क आता है, लीनियर मोमेंटम की जगह पर एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिख लेंगे तो डीजे बाई क्या हो जाएगा? dt। फिर आप इसी को सॉल्व करते तो आप बोलते मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो आप भी इसको सॉल्व करिएगा और क्या लिखिएगा? मास का मतलब क्या? इनर्शिया, तो यहाँ पर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए का मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ ए की जगह पर आएगा अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। कंपेयर करके सब कुछ बन जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद जैसे यहाँ पर लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई रोटेशनल मोशन कर रहा है तो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं 1/2, और यहाँ मास यानी इनर्शिया, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ वेलोसिटी भी यानी वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और कोई फार्मूला अगर बचा हुआ है जैसे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला, लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे कंपेयर करके आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है ना? तो रोटेशनल मोशन का कोई फार्मूला कभी भी जैसे ये भूल जाए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, टाउ इक्वल टू डीजे बाई डी टी होता है, जे बराबर आई ओमेगा होता है, बस नाम इनका जान लीजिए और ये जान लीजिए किसके कब करस्पॉन्डिंग इनका नाम है। एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग आएगा। यहाँ पर ये टॉर्क है जो कि यहाँ पर फोर्स के करस्पॉन्डिंग आएगा। यहाँ पर आपका मास है, इनर्शिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आई आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इतनी बातें बस पता रहे तो कभी भी इन फार्मूले की हेल्प से ये वाला फार्मूला आप बनाते। ठीक है, चलिए टेबल हो गया। इसके बाद एक पॉइंट ये आता है यहाँ पर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक होता है ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक्सिस के अबाउट, ये ऑब्जेक्ट है जो किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट खाली रोटेट कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। ये ऑब्जेक्ट खाली आगे बढ़ रहा है, कहीं पर भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो क्या नाम देंगे इसको? इसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। इसको बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में लुढ़कना होता है। रोलिंग मोशन का मतलब हुआ कि ट्रांसलेशनल मोशन प्लस में रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल और ट्रांसलेशन अगर दोनों मोशन एक साथ हो जाएं तो उसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है इसको तो घूर्णन गति बोलते हैं, इसको रेखीय गति बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम आप लोग बता दीजिए, भूल गया है। तो ये जो हमारा रोलिंग मोशन होता है, जो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक पहिया है, ये रोड पर आगे भी जाता है और ऐसे रोटेट होते हुए आगे जाता है। कोई भी गाड़ी है, साइकिल है, उसका पहिया अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है। तो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों को मिला के रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, तो लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस इसके अलावा रोटेशनल मोशन हो रहा है उसकी भी अपनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, दैट इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 इनर्शिया की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी v की जगह पर ओमेगा। ये है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो कभी भी अगर ये सवाल करते टाइम ये ध्यान देना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो कौन सा मोशन कर रहा है। बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, प्योर रोटेशनल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये पहिया कोई साइकिल का, गाड़ी का, इसका एग्जांपल देके कहा जाए, काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो आपको हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों का सम करना पड़ेगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी आएगा, जिसको हम रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, अब इसके बाद एकदम लास्ट पॉइंट है, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक आपका, दैट इज कंडीशन फॉर, 3 फार्मूले कंडीशन, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस और इसके ऊपर जो भी बातें हैं वो हम कल के न्यूमेरिकल में ही करेंगे, थियरी में से फार्मूला। कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये टॉपिक पर सवाल जो आता है वो जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि इसका अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एग्जाम में डेरिवेशन थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ये सवाल करना है तो आप एक आध फार्मूले हैं आसान वाले जिनका डेरिवेशन करके आप कर सकते हैं, या बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे केस बनेंगे जिनको आपको आना ही आना चाहिए, उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई आनत तल है, झुका हुआ तल है, ठीक है ना, इसकी हिंदी लिख दे, आप बोलेंगे आनत तल से बिना फिसले लुढ़कने की शर्त, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इस आनत तल से मान लीजिए कि यहां पर हो सकता है कोई रिंग हो, कोई डिस्क हो, कोई सिलेंडर हो, कोई भी ऐसी बॉडी है और वो लुढ़क रही है, और आपको उसका कंडीशन निकालना है कि ये बॉडी यहां से नीचे जब आए तो फिसलते हुए ना आए, ट्रांसलेशन मोशन करते हुए ना आए, घसीटते हुए, बल्कि ये रोटेट होते, रोलिंग मोशन करते हुए ये आए, मतलब ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़े, मतलब रोलिंग मोशन होते हुए नीचे आएगी। क्या शर्त होगी इसके लिए, तो 3 चीजें। पहला पॉइंट है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए, म्यू एस। और तीसरा है आपका वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये बिना फिसले लुढ़कते हुए नीचे आए, उसके लिए 3 वैल्यूज हैं आपके पास जो आपको याद रखना है। पहला है इसका फार्मूला A इक्वल टू जी साइन थीटा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर। अब इसमें के क्या है और आर क्या है, के का मतलब हुआ रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या खास बात होती है रेडियस ऑफ जाइरेशन में, किसी भी बॉडी के मास को उसके रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, किसी भी शेप की बॉडी हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है,
और ये आर क्या है, आर है इस बॉडी का रेडियस, ठीक है ना। तो a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, ये है। अगर इतना एक्सेलरेशन इस बॉडी का है तो ये बिना फिसले लुढ़कते हुए नीचे आएगा, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो, ये फिसले ना लुढ़कते हुए नीचे आए। इसका फार्मूला है tan थीटा अपान में 1 प्लस में इसका उल्टा आर स्क्वायर अपान में के का स्क्वायर, है ना। tan थीटा अपान में 1 प्लस आर स्क्वायर अपान में के स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो ये बिना फिसले लुढ़कते हुए नीचे आएगा। और तीसरे केस की अगर बात करें तो ये फार्मूला ना भी याद हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब ये बॉडी यहां से इस h हाइट से चलेगा और यहां पर पहुंचेगा, इसके यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो और लुढ़कते हुए नीचे आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि पूरी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी mgh इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोल होते हुए नीचे आना है तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू में आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको इसका जो रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं वो रिजल्ट नहीं भी याद है तो ऐसे केस में वेलोसिटी निकाल, यहां पर पहुंचने पर कितनी वेलोसिटी होगी आप लिख दीजिए कि इस बॉडी को उस हाइट पर पूरी पोटेंशियल एनर्जी, ये जब नीचे आएगा तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। v को ओमेगा में, ओमेगा को v में कन्वर्ट कर सकते हैं, v बराबर r इंटू ओमेगा से, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। न्यूमेरिकल में कई बार ये ध्यान नहीं आता है तो ये काम कर देगा, ठीक है ना। और ये अपान में देखिए यहाँ पर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर, यहाँ वापस यही सेम चीज आएगा के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। इन्हीं बातों का बस ध्यान देना होता है, उल्टा हो जाता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये तीन कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की। किसी भी इंक्लाइन प्लेन से अगर कोई बॉडी को नीचे आना है तो ये तीन शर्त होती है, ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग रोटेशनल मोशन। हाँ, मतलब रोटेशनल मोशन करने वाले बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं अगर, मतलब उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पीछे ये पॉइंट छूट गया है। अलग अलग शेप की जो बॉडीज हैं जो रोटेशनल मोशन करेंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ एक केस में हमें जरूर याद रखना चाहिए, हम लिख देते हैं जल्दी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेसिफिक बॉडीज, ये पॉइंट छूट गया था, सम स्पेसिफिक बॉडी। और ये भी बात ध्यान है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, तो हम कुछ स्पेसिफिक एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्सिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये कोई रॉड है और इस रॉड का लेंथ l है और इस रॉड के बिल्कुल बीच के ये पॉइंट से यहाँ इस वाले एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, इसकी टोटल लेंथ अगर l है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम ये जो भी एक्सिस बनाएंगे उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, दैट इज ml स्क्वायर अपान में क्या 2। ये हुआ पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, ये रॉड है, रॉड का केस। दूसरा हम ले लेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना की बात कर ले, रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब कोई भी आयताकार प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर लैमिना में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये मान लीजिए इसकी विड्थ है b और ये इसके लेंथ है l, लेंथ के अबाउट अगर ये रोटेट करता, मतलब लेंथ के अबाउट अगर आप ये एक्सिस लेते तो ये होता ml स्क्वायर अपान में 12, और ये विड्थ वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करता तो ये हो जाता mb स्क्वायर अपान में 12। लेकिन इस रेक्टेंगुलर लैमिना के दोनों जो आपके ये एक्सिस है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से इसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे दैट विल बी I इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपान में क्या 12।
ये इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तीसरा जो केस है वो है आपका रिंग का केस हो या फिर हॉलो स्फीयर का केस हो, सॉरी रिंग का केस हो या हॉलो सिलेंडर का केस हो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम होता है। क्या है, रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो। आप देखिए रिंग को आप रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएंगे, हॉलो सिलेंडर बनेगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये रिंग है या ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल इसके सेंटर से, जियोमेट्रिकल सेंटर से पास होने वाले और इसके एक्सिस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, मास अगर दोनों का मान ले m, रेडियस दोनों का मान ले r, तो इस रिंग का या इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। और रिंग की जगह पर अब ले रहे हैं यहाँ पर डिस्क, मतलब बीच में इस बार मटेरियल होगा, या फिर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद करना है, बिल्कुल डिस्क के जैसा ही इसका आंसर होगा। डायग्राम पहले इसका देख लेते हैं। डिस्क बनाते टाइम आप ऐसे बना के बीच में ऐसे लाइनें खींच देंगे, इसका मतलब यहाँ पर मटेरियल है, मास है। और सिलेंडर में भी वही सेम चीज करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। एक्सिस वही है जो जियोमेट्रिकल एक्सिस है इसका, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी ये एक्सिस है। तो इसके अबाउट अगर ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ स्फीयर का एक केस बन गया, उसको यहां पर लिख लेते हैं। एक है आपका सॉलिड स्फीयर और एक है आपका हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होता है। तो सॉलिड स्फीयर मान लीजिए ये है, इसके बिल्कुल सेंटर से पास होने वाला ये एक्सिस है, और ये सॉलिड है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप दिखा दीजिए। और ये आपका हॉलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है, इसके सेंटर से पास होने वाला ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड वाले का कम होता है, हॉलो का ज्यादा होता है। एक में आता है 2/5, एक में आता है 2/3। सॉलिड वाले का कम है तो 2/5 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये mr स्क्वायर आएगा। इसका ज्यादा होता है तो यहाँ 2/3 लिखेंगे, अपान में वैल्यू छोटी है, डिवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आ जाएगी। इससे आपको याद रहेगा ये चीज। ठीक है, सॉलिड का कम होता है तो 2/5, हॉलो का ज्यादा होता है तो 2/3। ठीक है, इतनी ही बॉडीज हैं आई थिंक जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज छूटी है तो वो सब आपका कवर होगा कल की क्लास में, कि कैसे, जैसे हमारा रिंग है, इस वाले एक्सिस के अबाउट पता है, लेकिन मान लीजिए इसके डायमीटर के अबाउट एक्सिस ले लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका कोई हम टेंजेंट ले लें, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये सारी सिचुएशन जो अलग अलग एक्सिस हम बदलेंगे, वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। एक तो वो चीज, दूसरा ये जो आपने यहाँ पर कंडीशन पढ़ा है, ये के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ जो बॉडी है वो रिंग है कि डिस्क है कि सॉलिड सिलेंडर है कि हॉलो सिलेंडर है कि स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसके बेसिस पर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू आएगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी ए की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, वी की वैल्यू आएगी, है ना। तो इसके इस वाले में बहुत सारे केस बनेंगे, और ये जो आपने अलग अलग एक्सिस अगर आप लेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे केस बनेंगे। ये सारा कल के न्यूमेरिकल के लेक्चर में हम एग्जाम्पल के साथ में, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या जो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके साथ में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। थियरी में करेंगे तो कोई मतलब नहीं, उतना टाइम लगेगा, वापस से न्यूमेरिकल में करना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल के साथ ही इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ में डिस्कस करते हैं। बाकी थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जो पॉइंट आपके रोटेशनल मोशन में हमें पढ़ने हैं वो सब कुछ हो गया। अगर कुछ बाई मिस्टेक गायब होगा तो वो आएगा न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, इसी के साथ रोटेशनल मोशन का पूरा थियरी कवर हो गया। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। कोई दूसरा नया पॉइंट हमारा ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ही काफी टाइम लग जाएंगे, 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास का टाइम जाएगा।
ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। हाँ, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस तो हो गया, इसको हमने डिराइव भी करके दिखा दिया। अब किसी क्वेश्चन पर ये कैसे अप्लाई होगा, ये हम लोग कल की क्वेश्चन जब इसके साथ लेंगे। यही तो बता रहे हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अप्लाई करके ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस में हमें निकालना होगा। जितने भी शेप हमने अभी पढ़े, जो भी शेप हमने यहाँ पर देखा, उनका हमने एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। जैसे आप देख लीजिए, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस वाले एक्सिस के अबाउट, अगर एक्सिस बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। फिर वो आएगा कैसे, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अप्लाई करके। तो न्यूमेरिकल के साथ में हम कल यही सीखेंगे कैसे ये अप्लाई होता है और कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये कल क्वेश्चन के साथ में पता चलेगा। चलिए, आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को ओवर करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।